10वां ही है ना आज लेक्चर, क्या 9वां है? कोई सवाल कल के लेक्चर में से? पास्ट पेपर को छोड़ दें, वो भी करने हैं वो, इसके अलावा कोई सवाल किसी का? जनाब एग्जाम्पल 1 है पेज 248 पे जी। दोबारा पूछें सवाल। हाँ एग्जाम्पल 1 में कासिम ने घर छोड़ दिया और उमर नहीं आया। हाँ नहीं करेंगे। जिस साल टेनेंट घर छोड़ के चला जाए और आप एडवांस वापस कर दें उस साल कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है? जिस साल वो घर छोड़ के चला जाए उस साल आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हाँ रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन शायद लॉ मेकर ये देख रहा है कि साल के आखिरी दिन आपके पास पैसे पड़े हैं कि नहीं। ये बंदा 30 जून को भी छोड़ के चला जाता ना, फिर भी कुछ ऐड ना होता। यही मतलब है ना, अगर आप 16 का 2 पढ़ें जिसमें लिखा है कि अगर कोई टेनेंट घर छोड़ के चला जाए और आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दें तो फिर उस साल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो फिर कुछ भी ऐड नहीं होगा। हाँ जी बेशक, वो सर वो 30 जून को शाम 5 बजे चला जाए तो आपने फिर भी कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है? पूरा साल होना चाहिए फिर आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप ऐड नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो 30 जून को रात 11:59 और 59 पे आ जाए और आपको डिपॉजिट पकड़ा दे, तो आप पूरे साल ऐड करेंगे। ये भी तो देखें ना, उस तरफ से भी देखें कि अगर पूरा साल वो नहीं भी रहता, चंद दिन रह लेता है, तो पूरा साल ऐड होगा। यानी वो जून में आ जाता है, जून में आ जाता है तो सिर्फ 1 महीने एडवांस आपके पास रहा, लेकिन फिर भी आप डिवाइड बाय 10 करके ऐड करेंगे। ये भी तो कहानी है भाई। तो दोनों तरफ से कहीं पे फायदा होगा, कहीं पे नुकसान होगा, ठीक है? तो बस आपने ये देखना है कि टैक्स ईयर के आखिरी दिन ये बंदा आपका टेनेंट था या नहीं था। अगर तो था तो डिवाइड बाय 10 करके ऐड करें, अगर नहीं था तो बस इग्नोर करें। ये नहीं देखना कि 6 मारा, 8 मारा, 10 मारा, इग्नोर करें उसे, वो चीज़ें रेलिवेंट है। ओके, ठीक होगी बात सर? और कोई सवाल? चले फिर आगे। आइए जी, आज इंशाल्लाह ये चैप्टर बस आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हैं हम, और फिर हम कुछ पास्ट पेपर के सवाल करते हैं। पेज नंबर 249 पे आइएगा प्लीज़। 249 लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। कल जो बात हुई थी, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हुई थी, वो एडवांस था नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ओके, यानी ऐसा एडवांस जो कि रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है, यानी वो आपके फ्यूचर के रेंट को कम नहीं करता। उस एडवांस ने हमारे रेंट में कोई कमी की थी? कुछ भी नहीं किया था, वही कमी था। लेकिन जब आपका एडवांस फ्यूचर के रेंट में कमी करेगा, इसको हम कहेंगे एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। मिसाल बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम रेंट है जी पर मंथ 1 लाख, और आपने यहां पर एडवांस दे दिया 3 लाख रुपया। ये एडवांस हो गया। अब आपको क्या चाहिए? आपने हर महीने 1 लाख रुपया रेंट पे करना है, वो बोले हर महीने लाख रुपया जाएगा, सो ऑन। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस 3 लाख एडवांस देने की बजाय की वजह से आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर, आप जब जुलाई का वो देने जाएंगे, क्या कहते हैं, एडवांस, तो रेंट देने जाएंगे जुलाई का, तो कहेगा सर आपको 3 लाख दिया तो उसमें से काट लें। फिर आप अगस्त का रेंट मांगने जाएंगे, वो कहेगा सर आपको 3 लाख एडवांस दिया, उसमें से काट लें। फिर सितंबर, सर लाख रुपया रेंट दें, सर आपको 3 लाख एडवांस दिया, उसमें से काट लें। अक्टूबर से फिर रेंट पे होना शुरू होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आपके इस एडवांस ने आपके 3 महीने के रेंट को खत्म कर दिया, कम कर दिया। तो ऐसा एडवांस जो आपके रेंट में कमी कर दे, इसको कहते हैं एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। जो कल पढ़ा था वो नॉन एडजस्टेबल था,
उससे आपके 12 महीने के रेंट में कोई तब्दीली नहीं हुई थी कि कुछ हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर आपके एडवांस की वजह से आपका जो रेंट है उसमें तब्दीली हो गई है, उसमें कमी हो गई है। इसको कहेंगे एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। और अब इसका करना क्या है सर? इसका नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करना, इग्नोर करें इसे, इग्नोर करें इसे। इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी? दो तरीके हैं, या तो लाख इंटू 12 करके 12 लाख निकाल लें, नहीं पसंद आ रहा तो 3 लाख का एडवांस पकड़ें और 1 लाख जो बकाया 9 मंथ्स का इसने पे किया होगा वो करें। आंसर तो दो सूरतों में 12 लाख ही आएगा, ऐसे ही है। ओके, तो इसीलिए एडवांस अगर एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट रेंट तो आप उसको इग्नोर करेंगे और अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, जिस तरह से रेंट आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 महीनों से। तो ये बात लिखी हुई है जी, इफ द एडवांस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट इट विल बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन। इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। नीचे एक बॉक्स है एग्जाम्पल का, वो पढ़ लें। ये दवाई जरा देख लें जी, एग्जाम्पल पढ़ लें जी। जी ऑल ओके, एग्जाम्पल आपको समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि आपने एडजस्टेबल एडवांस का कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करना है उसे। क्लियर होगी बात? चलें फिर आगे। ओके, ले जी, आखिरी टॉपिक है जी हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अदर सोर्सेज पे जाएंगे और हफ्ते तक इंशाल्लाह आपका जो है ये भी अदर सोर्सेज हम कंप्लीट करेंगे, ताकि जब आप कुर्बानी के बाद वापस आएँ, सॉरी रिजल्ट के बाद जब आप वापस आएँ तो एक नए चैप्टर का आगाज़ करें हम। ठीक है जी? आ गई छुट्टियाँ कि नहीं? अभी नहीं ऐलान हुआ? मंडे ट्यूसडे? अच्छा पता नहीं, चले मुझे तो खैर पता है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, आपको भी पता लग ही जाएगा। पता नहीं सर, इनकम और जॉइंट ओनर्स, हो सकता है संडे ऑन हो जाए और मंडे ट्यूसडे ऑफ हो जाए, ये भी हो सकता है संडे ऑफ हो के मंडे ऑन हो जाए, मंडे ऑफ हो जाए ट्यूसडे ऑन हो जाए। तो ये कॉलेज वाले देंगे, लेकिन मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं, पता है मुझे क्या फाइनल हो चुका है। ठीक है सर? नहीं मैं क्यों बताऊँ, एक ऑफिशियल चैनल से आपको खबर आएगी, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ज़रूर आपने मेरे मुंह से सुनना है, एवं बाद में उनका इरादा बदल गया तो मैं गलत हो जाऊंगा जी। क्या हुआ? गैर हतमी नतीजा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कोई, मंडे छुट्टी मिल जाएगी आपको रिजल्ट वाले दिन, बस इतना मुझे पता है जी। सर टैक्स की क्लास सर, जो 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 सरकारी छुट्टियां होंगी वही यही छुट्टियां होंगी बस। सरकार ने एक छुट्टी दे दी तो एक कर लेंगे, सरकार ने 2 दे दी 2 कर लेंगे, क्योंकि छुट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसका हर उम्र में खुशी होती है, चाहे मेरी उम्र हो चाहे आपकी उम्र हो। वैसे फ़र्क नहीं है, 2-4 महीनों का ही फ़र्क है, लेकिन चलें कोई नहीं, आगे चलें। ऐसे है ना तो हाँ सर, 20 साल क्या होते हैं ज़िंदगी के? कुछ भी नहीं होता। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर, नहीं मैं आपको क्या एज का लगता हूँ यार? नहीं, कितनी एज का लगता हूँ मैं? तुम 20 साल के, अब तुम साथ ही 20 साल के। 45, वो देखो कह रहा 45, शर्म करें यार। 30 के हैं, 30 के हैं। सर उमैर पता है कितनी एज के? सर उमैर भी 30 के हैं, वो भी इतने के ही होंगे। 52 यार, ये जरा इसकी तस्वीर रिकॉर्ड करके ना सर को भेजना, ये कह रहा है 52 जी। पता नहीं वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, सर मेरे से बड़े हैं कि मैं सर से बड़ा हूँ? आप सर से बड़े हैं। मैं सर से बड़ा हूँ, सर छोटे हैं। अच्छा नहीं, अवाम कुछ और कह रही है, अवाम कह रही है सर उमैर बड़े हैं मैं छोटा हूँ। सर उमैर छोटे हैं, ये आपको किसने कहा? देखने से लगता है हम दोनों सेम एज के हैं। ठीक है, अब चले आगे, अब छोड़े, अब जो भी एज है वो छोड़ दे, बहरहाल हम बराबर, हम क्लास फेलो रहे हैं तो पता सबको। वी यूज्ड टू बी क्लास फेलोज इन सीए। 2009 की बात है, सितंबर 9 से लेके जो मार्च 10 वाला सेशन था उसमें हम दोनों क्लास फेलोज थे, मैं और सर उमैर। एनीवेज छोड़ें, पुरानी बात है। टीचर थे वो, एक सब्जेक्ट अब खत्म हो गया है, BCBS, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज़, मॉड्यूल C में होता था, उसमें थे हम दोनों इकट्ठे। चलें आगे चलें, वो फेलियर्स की क्लास, जॉइंट ओनर्स। चलिए जी, अब सर से ना पूछने बैठ जाइएगा।
आप पढ़ तो नहीं रहे उनसे? आप में से कोई पढ़? यार वेरी गुड क्वेश्चन सर। उनका एक तो क्वालिफाई लेट हुआ, उनका आई थिंक 16 या 17 में क्वालिफाई हुआ। दूसरा मेरी फर्म है ना अपनी, तो फर्म में आप जल्दी हो जाते हैं एफसी। मैं तो 2021 का एफसी हूँ। 14 के क्वालिफाइड के बाद 21 का एफसी है। वो प्रैक्टिस में नहीं है तो उनको 10 साल चाहिए, जो प्रैक्टिस में होता है ना उसको 5 साल चाहिए होते हैं। तो मैं चूंकि फर्म बना ली थी तो उसके लिए फिर 5 साल में आप एफसी हो जाते हैं, तो वो इस तरह से मैं जल्दी एफसी हो गया। वरना और क्वालिफिकेशन का भी फर्क है, आई थिंक वो 2 साल बाद क्वालिफाई हुए थे, कुछ तरह करके था। किसका एफसीए का बेनिफिट क्या है? दुनिया आपको कहती है बुढ़ा हो गया, और दूसरा आपकी सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो एसीए की सब्सक्रिप्शन कम होती है, कोई आई थिंक 29-30 हज़ार है, एफसीए की कोई 40 के 42 हज़ार का है। ये फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी अभी शशका ये देखो भाई तुम्हारा एफसीए हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। छोड़े, दफ़ा करें इनका। पहले आप एसीए तो हो लें, वो हो नहीं रहे आप। एसीए क्या कैफ नहीं हो रहे आप, कॉमा पीआरसी पे ज़िंदगी रोक के बैठे हुए, बातें एफसीए की करते हैं मेरे साथ। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। अच्छा जी, अब ज़रा बी सीरियस। जॉइंट ओनर्स क्या होते हैं जी? देखिए आपको ये बात मैंने बताई थी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अगर कारोबार शुरू करेंगे तो हम उसको पार्टनरशिप देंगे। क्या सही है? अच्छा, थोड़ी सी बात ज़रा चैप्टर 12 से मुतल्लिक करते हैं, क्योंकि चैप्टर 12 जो है ना आपका, वो पार्टनरशिप की टैक्स कैलकुलेशन से मुतल्लिक है। पूरी बात नहीं करनी, बस हल्की सी इतनी के काम बन जाए। लेट्स अज्यूम ये 2 दोस्त हैं, इन्होंने मिलकर सोचा कि हम एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। सर रेस्टोरेंट से ये जो इनकम कमाएंगे वो सैलरी होगी, बिजनेस होगा, कैपिटल गेन होगा, प्रॉपर्टी होगा, अदर सोर्सेज होगा? बिजनेस होगा, सब एग्री करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। अब हमारा जो पार्टनरशिप का असूल कहता है ना, जो पार्टनरशिप के टैक्सेशन के असूल है, वो ये कहते हैं कि आपने जब एक पार्टनरशिप बना ली और आप उससे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, तो सर रेस्टोरेंट की कोई सेल्स होंगी, रेस्टोरेंट की सेल्स होंगी ना, दोनों बंदों की इकट्ठी सेल होंगी। उसमें से रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। रेस्टोरेंट की एओपी की, एओपी सेपरेट पर्सन है, ठीक है। ये 2 दोस्त जो हैं, ये इन दोनों की मुश्तरका इनकम है, मानते हैं इस बात को। अब इस इनकम को इन दोनों लोगों में डिवाइड भी करना है, जाहिर बात है करना होगा, लेकिन हमारा टैक्स का कानून कहता है कि नहीं, पहले इस पे टैक्स पे करो जो भी बनता है। टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगी ना, वो दोनों दोस्तों में डिवाइड कर देना, जो भी रेशो होगी, 50-50% है तो डिवाइड करते हैं। नॉर्मल बात है। यानी कि एओपी पार्टनरशिप फर्म पहले अपनी सेल्स निकालेगी, अपने खर्चे माइनस करेगी और अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेगी, और उसके बाद वो उस पर टैक्स पे करेगी, और टैक्स पे करने के बाद जो कुछ बचेगा वो दोनों दोस्तों में या दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक होगी बात? ऐसे ही है। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर यही 2 दोस्त मिलके एक घर खरीद लेते हैं, हाउस परचेज्ड एंड गिवन ऑन रेंट। अगर ये 2 दोस्त मिलके पैसे मिला के रेस्टोरेंट नहीं बनाते, एक घर खरीदते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं, तो सर कौन सी इनकम कमाएंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब यहां पे लॉ क्या कहता है? यहां पे लॉ ये कहता है कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले रेंट को इकट्ठा किया जाए, उसमें से खर्चे माइनस किए जाएं, और खर्चे माइनस, ये चले हम इसको यूं कर लेते हैं, मैं बल्कि देख लेता हूं इसने क्या किया हुआ है, माइनस किया, वो किया कि नहीं, एक मिनट ठहरिएगा। ओके, बल्कि वो क्या कहता है यहां पे, ठीक है यूं कर लेते हैं, वो कहता है कि आप निकालो इसकी सेल्स, आप एक्सपेंसेस माइनस करो और अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालो। ये आप नॉर्मल तरीके से करो, लेकिन जो ये टैक्स है ये नहीं निकालना यहां पे, ये यहां पे नहीं निकालना, मुश्तरका टैक्स नहीं होगा, बल्कि इस अमाउंट को दोनों दोस्तों में डिवाइड करो और ये दोनों फिर अपना अपना टैक्स पे करेंगे। ये फर्क है दोनों चीजों में, मामूली सा फर्क है। यहां क्या होगा, इनकम कैलकुलेट होगी, यहां पे भी इनकम कैलकुलेट होगी,
लेकिन यहां पे इनकम के ऊपर टैक्स यहीं पर हो जाएगा और फिर डिवीजन होगी। लेकिन यहां पर इनकम के बाद डिवीजन हो जाएगी और डिवीजन के बाद टैक्स होगा। तो यहां टैक्स पहले डिवीजन बाद में, यहां डिवीजन पहले टैक्स बाद में। कुछ बात समझ आई? लेकिन यह काम सिर्फ तब होगा अगर यह सिचुएशन होगी, अगर आप दो दोस्त या दो से ज्यादा लोग घर खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे और उसको किराए पे देके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाएंगे, तो इसको एओपी नहीं, इस अरेंजमेंट को एओपी नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा। अब ये क्यों है, ये तो लॉ ने बताया हुआ। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग कोई कारोबार कर लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाएंगे, तो वो पार्टनरशिप है, वो एओपी है। इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स पे करो, फिर डिवाइड करो। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग घर खरीद लेंगे और उसको रेंट पे दे देंगे, तो ये एओपी नहीं है। इनकम निकालो और टैक्स मत निकालो, डिवाइड कर दो और दोनों अपना अपना टैक्स पे करेंगे। फर्क समझ आ गया? तो वहां पे पहले टैक्स होगा फिर डिवीजन होगी, यहां पे पहले डिवीजन होगी फिर टैक्स अपना अपना होगा। वहां पे इनकम भी मुश्तरका, टैक्स भी मुश्तरका। यहां पे इनकम तो मुश्तरका है लेकिन टैक्स अपना अपना है। बात समझ आ गई? सर कोई सवाल है तो बता, बल्कि पहले रीडिंग करते हैं फिर सवाल लेते हैं। सेक्शन 66 इनकम ऑफ जॉइंट ओनर, और इसको कहते हैं इनकम ऑफ जॉइंट ओनर, इसको इनकम ऑफ जॉइंट ओनर बोलते हैं। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन्स, अगर एक प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा मालिकान हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल, और उनके जो शेयर्स हैं, शेयर से मुराद प्रॉपर्टी के अंदर जो हिस्सा है 50-50 है, 60-40 है, 80-20 है, यह आपको क्लियरली पता है, डेफिनेट है, एंड एसेटेनेबल, एसेटेनेबल होता है पता लगाए जा सकते हो, कोई सवाल में तरीका बताया हो, कोई फॉर्मूला बताया हो जिससे पता लगाया जा सके। प्रैक्टिकली तो पता ही होता है भाई, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी मुझे पता ही नहीं है मेरा शेयर कितना है, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली सबको पता होता है। तो बहरहाल अगर एक प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा मालिकान हैं और उनके जो प्रॉपर्टी में हिस्से हैं वो डेफिनेट, क्लियर और आप पता लगा सकते हैं, द पर्सन्स शैल नॉट बी असेस्ड एज एन एओपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर उन लोगों को एओपी नहीं समझा जाएगा। असेस्ड एज एओपी, उनकी टैक्सेशन एओपी की तरह नहीं होगी। असेस्ड एज एओपी का मतलब होता है कि उनकी जो असेसमेंट की जाएगी वो एओपी की तरह नहीं की जाएगी। जैसे आप लोगों की आईकैप असेसमेंट करेगा ना, वो कैफ का स्टूडेंट समझ के करेगा, सीफैप का स्टूडेंट समझ के नहीं करेगा। तो यहां पे भी वो कह रहा है कि एफबीआर जब इन लोगों की असेसमेंट करेगा, इनकी टैक्सेशन करेगा, वो एओपी की तरह नहीं करेगा। एओपी की तरह अगर करता तो सर वो इनकम के ऊपर पहले टैक्स लगाता फिर डिवाइड करता, जो एओपी का असूल है, चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। लेकिन वो कहता है मैं इसको एओपी नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं करूंगा, बल्कि पहले डिवाइड करूंगा और फिर इंडिविजुअल टैक्स कैलकुलेट करूंगा, जो कि हम पिछले चैप्टर में करके ही आए हैं। टेबल 1 में करके नहीं आए, टेबल 1 टेबल 2। तो ये वो कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं एओपी नहीं मानूंगा। अब क्यों नहीं मानेगा, ये तो बस उसकी मर्जी है। एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर, ये देखिए वो कहता है कि हर पर्सन का जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शेयर होगा, shall be taxable in their own hands respectively and not as AOP, और जो यहां से शेयर आएगा वो अपना अपना टैक्स खुद अपने हाथों से पे करेंगे, एओपी की तरह जैसे वहां इकट्ठा मुश्तरका पे हुआ था वो नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उनके शेयर्स आपको पता है, तो फिर इन लोगों को एओपी नहीं माना जाएगा, और इन लोगों का जो शेयर होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो अपने अपने हाथों में ये खुद टैक्स करेंगे, एओपी के तौर पे टैक्स नहीं करेंगे, मुश्तरका टैक्स नहीं करेंगे। और सर बात समझ आ गई है? और साथ ही साथ वो पॉइंट नंबर 2 में ये बात कर देता है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो कहता है कि अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं ना, तो फिर ये सेक्शन नहीं लगाना, फिर तो वो एओपी ही है जो मैंने वहां पे बना दिया। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए वो एओपी है। ये एक्सेप्शन सिर्फ उस सूरत में है
अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं और दो या दो ज्यादा लोग मालिक हैं और उनके शेयर डेफिनेट हैं, वो सारी शराइत फिर पूरी होगी। ठीक होगी बात? सवाल है तो बताइए। इसमें टैक्स ज्यादा होगा, इसमें टैक्स कम होगा ना? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे जो स्लैब्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं। तो जब आप उस इनकम को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो निचला निचला स्लैब दोनों पे लगेगा, तो टैक्स कम हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर बात है, अगर आपने 20 लाख पे टैक्स लगाना है टोटल तो वो कुछ और होगा, लेकिन 10-10 लाख पे टैक्स लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा। याद है वो ऑथर्स में 60 लाख पे लमसम टैक्स लगाया था तो ज्यादा था, लेकिन जब आपने उसको 2-2 मिलियन में तोड़ दिया था तो टैक्स कम बन गया था। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बंदा ऐसे नहीं करेगा। नहीं, ऐसे नहीं करे, जो कानून कहता है हमने तो वो करना है। कानून अगर आपको इजाजत दे रहा है कि आपने तोड़ के फिर टैक्स देना है तो ठीक है, हम यूं करेंगे। लेकिन बिजनेस में आप ऐसे नहीं कर सकते। बिजनेस में आपको मुश्तरका टैक्स देना पड़ेगा, वो ज्यादा बन जाएगा। और कोई सवाल? जी सॉरी, वो फिर एओपी का कॉन्सेप्ट डिटेल में शुरू हो जाता है, उसको छोड़ दें। बस इतनी बात समझें, फिलहाल ए भी नहीं देंगे, एओपी दे देगी टैक्स। बाकी तो एओपी चैप्टर 12 के अंदर डिटेल लिखी हुई है क्या करना है। फिलहाल इतनी बात समझें कि बस एओपी ने मुश्तरका टैक्स दे दिया, पार्टनर्स फारग हो गए, उनकी जान छूट गई। और कोई सवाल? फर्म टैक्स नहीं दे सकती। फर्म टैक्स नहीं दे सकती मतलब? फर्म के बिहाफ नहीं, फर्म ने दे दिया तो पार्टनर ने क्यों देना? दो दफा टैक्स थोड़ी होगा। फिलहाल आधा सच, बकाया आधा सच चैप्टर 12 में। हाँ नहीं, 12 एओपी का चैप्टर है ना, तो वहां में जब एओपी की बात करेंगे तब देखेंगे। मुझे उम्मीद है ईद के बाद हम पढ़ रहे होंगे एओपी, ईद के फौरन बाद। ठीक है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी। कोई सवाल? और कोई सवाल किसी का? कुर्बानी तो भी एक है ना, कल परसों भी एक है, फिर 1 जून के पहले हफ्ते में ऐसे ही, फिर आखिरी सितंबर में है। ठीक है, 3 कुर्बानियाँ आ रही। और कोई सवाल? ठीक है सर, सब अच्छा। आपका भी रिजल्ट है इजी मॉल, कोई टेंशन ही नहीं। कॉमा पीआरसी, अभी कॉमा पीआरसी भी कॉमा कैफ नहीं हुआ है। चले, अल्लाह खैर करेगा। आइए जी, नीचे एक अदद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 बल्कि 250 पे, इसको देखते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली अप्लाई करने की जरूरत करते हैं। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन ए हाउस इन लाहौर। हाँ जी सर, ये वो बात हो गई कि दो लोग प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं। अब देखना है शेयर्स डेफिनेट एसेटेनेबल है। कासिम हैज 75% शेयर इन द हाउस। ले जी, कासिम का शेयर 75% है, तलहा का तो पता ही नहीं है। लो जी, सेक्शन नहीं लग सकता, सेक्शन नहीं लग सकता, तो पता ही नहीं है, उसने बताया नहीं तलहा का। अच्छा, एसेटेनेबल है, पता लगाया जा सकता है, तो 25 उसका होगा। अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है। तो इसका मतलब है कि तमाम शराइत पूरी हो गई कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं और उनका शेयर जो है वो डेफिनेट और एसेटेनेबल है। ऑन 1 जुलाई 2015 को क्या दुर्घटना पेश आई? द हाउस वॉज लेट आउट। लेट आउट होता है जी रेंट पे दे देना, किराए पे दे देना। द हाउस वॉज लेट आउट एट एन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ₹10 मिलियन। घर को सालाना 10 मिलियन किराए पे, रेंट पे दे दिया गया। साल का इकट्ठा किराया दे दिया उसने, ठीक है कोई बात नहीं, हमने भी 12 से मल्टीप्लाई करना था, उसने खुद ही कर दिया, जबरदस्त हो गया। दिस अमाउंट इंक्लूड्स ₹1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। ओ समझ रहे हो? ओ क्या समझ रहे हो? इसके अंदर ₹1,00,000 महीना, यानी के 12 लाख रुपया साल का अदर सोर्सेस का है, इसके अंदर शामिल है। इस 10 मिलियन में 12 लाख अदर सोर्सेज का है, तो मेरे ख्याल में 88 लाख रुपया ओ लेवल्स वालों के लिए 88 लैक्स क्या है जी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो सर ये बात क्लियर हो गई कि 8.8 मिलियन 88 लाख रुपया हमारे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और बकाया 12 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 16, इसी साल के दौरान, the owners incurred the following expenditures in relation to the house: utility bills paid to utility company, security charges paid to security guard and cleaning expenses paid to sweeper। 5 लाख। सर ये क्या है? सर ये जो अदर सोर्सेज की इनकम कमाई है ना ऊपर, ₹1,00,000 महीना, साल की 12 लाख, ये उसमें से माइनस होंगे, क्योंकि ये बात हमने कल पढ़ ली थी और अगले हेड्स में भी पढ़ लेंगे कि जिस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा इनकर होता है वो उसी में से माइनस होता है। तो ठीक है जी, ये 5 लाख 12 लाख को कमाने में इनकर हुआ तो माइनस करेंगे आप।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4.5 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगी। वो बोले यस सर। और 1/5 करना है, इग्नोर करना है इसे, हम 1/5 करेंगे, जो मर्जी हो इधर, हमें इग्नोर करना है इसे, करना नहीं आता इग्नोर, मसला ही है, होना आता बस। इंश्योरेंस प्रीमियम 3,40,000 माइनस करेंगे और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स या फिर एक्चुअल चार्जेस, दोनों में से 4%। किसका 4%? पूरी बात करें, 4% किसका 4%? रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 4%, ओके, या फिर एक्चुअल अमाउंट जो कि 25,000 है, दोनों में से जो लोअर होगा वो माइनस करेंगे। Qasim and Talha have no other source of income. All the above expenses were incurred by them jointly. Calculate tax liability of Qasim and Talha for tax year 2016. जनाबे आलिए मकाम, कौन सा वाला पॉइंट? सॉरी, अभी करते हैं बोर्ड पे, अभी आपको सारी समझ आएगी, मैं भी बड़ी मुश्किल याद करके आया हूं। ओके, अब वेट कर रहे हैं, उस्ताद करेगा तो हम करेंगे, खुद नहीं कुछ करना, बैठे हैं फिर देख रहे हैं, चलो हम कुछ खुद ही कोशिश कर लें, ना उस्ताद पे बैठे रहें, मतलब मर्जी है आप लोगों की यार। तू फिर ना उन खा रहा है, वो वहां से यहां तक आ गया, अब यहां पे ना आ जाए, कल आ जाएंगे, क्वालिफाई करेगा तो यहां तक पहुंचेगा। अच्छा जी, बोर्ड पे देखें, न्यूमेरिकल सारा किताब में सॉल्व हुआ है, इसलिए जरा समझिएगा प्लीज। ले जी, दो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं सवाल के अंदर, एक है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक है जी इनकम फ्रॉम, चलिए जी हम दोनों की वर्किंग्स बनाते हैं, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। ये हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग और इधर वर्किंग बन गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चले, 10 मिलियन पूरे साल का, लेकिन इस 10 मिलियन के अंदर आपको पता है 1 लाख रुपए अदर सोर्सेस का है, तो अगर अदर सोर्सेस के चार्जेबल मैं निकालना चाहूं तो कितने बनेंगे? 1 लाख इंटू 12, ये बन गया जी 12 लाख। और यहां पर आ जाइए, इसका अगर चार्जेबल हम निकालना चाहें, चार्जेबल रेंट, तो देख लें, यूं कर लेते हैं, 10 मिलियन में से माइनस कर दें वो पोर्शन जो कि अदर सोर्सेज का है, तो ये बन जाएगा 8.8 मिलियन। क्या ये बात आप सबको समझ आती है कि पहले भी जाती है? ठीक है जी, ओके है? नहीं समझ आई? सर पहली दूसरी लाइन में देखिए, एनुअल रेंटल वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर, और कोई नहीं बताएगा, बताएं जी। 10 मिलियन, पूरे साल का रेंट 10 मिलियन है, वो बोले ओके, इसके अंदर 12 लाख रुपए अदर सोर्सेज का है, वो बोले लिखा हुआ आगे, दिस अमाउंट इंक्लूड्स 1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, तो वो तो अदर सोर्स में गया ना, तो 10 में से 12 निकल गया, तो बकाया कितना बचा? तो 88 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है दोस्त। ठीक है सर, और सब अच्छा है? ओके, टेबल पे आइए, बल्कि टेबल पे आने से पहले एक काम तो आप लोगों ने अन्नेवाह कर देना है, कर देना है, अन्नेवाह कर देना है। भला क्या? रिपेयर अलाउंस, हाँ जी असगर, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, आ गया, बस आ जाए, दे दे मुझे, दे दे, एक मिनट ठहरे, ये कौन सा है? ये तो है ही नहीं, अच्छा नहीं यही है। तो 1/5 इंटू, बताइए जी कितना बनता है? अच्छा सॉल्यूशन देख के भी नहीं बता पा रहे, लेवल चेक करें, कितना? सॉरी सॉरी, कितना है? कितना है? 17,60,000। बोलने में भी मसला है, रिजल्ट की टेंशन यहां तक पहुंच गई है कि जबान से अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे। ठीक है जी, उस दिन आंखें भी काम करना छोड़ देंगी, पढ़ा ही नहीं जा रहा मैसेज क्या आया। ऐसे ही होता है ना, चले कोई बात नहीं। उसके बाद वापस ऊपर टेबल पे आ जाए, टेबल के अंदर
हमने 5 लाख का खर्चा किया, सर ये अदर सोर्सेज का खर्चा है, तो ये इसमें से माइनस कर दें 5 लाख। फिर टेबल के अंदर 4.5 लाख रिपेयर मेंटेनेंस का है, हमने इग्नोर करना है, हमने तो 1/5 करना होता है, इग्नोर करें। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी माइनस होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी अमाउंट है जी, किधर गया, गुम गया, ये है 3,40,000, और वो आ गया जिसका एंड वाले भाई को शिद्दत से इंतजार है। कलेक्शन चार्जेस, सर देखिए हम कलेक्शन चार्जेस अन्नेवा माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम माइनस करेंगे लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इधर वैसे मुझे ना एक सब टोटल लगा देना चाहिए था और इसको कह देना चाहिए था दिस इज रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 4% ऑफ 88 लाख, सर कितना बनता है, 3,52,000। ओ लेवल्स वालों के लिए 352,000 ब्रो। ओके, है कोई आप में से ओ लेवल्स का, या एम ही मैं अपनी एनर्जी जाया कर रहा हूँ, कोई है ओ लेवल, और जा ओ लेवल्स वाला कौन है, ओ लेवल्स वाला आप में से किसी ने ओ लेवल किया हुआ है, वो सारे ही मेरी तरह के हैं, 3.5 लाख वाले जी। अच्छा वैसे सबको उर्दू में गिनती आती है, कोई ऐसा जिसको उर्दू में, मुझे इंग्लिश में नहीं आती सर। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ओके ब्रो, इट्स 352,000 ब्रो। मैट्रिक वाले भी आजकल दूसरी तरह के लोग आ रहे हैं। ओके, और एक्चुअल चार्जेस कितने हैं, कितना जी, 25,000। अच्छा मैंने कहा सर कपड़े चेंज करके आ गए, जज़ाकल्लाह भाई। हाँ जी, लोअर कौन सा है जी, 25,000, तो हम 25,000 यहां से माइनस करेंगे। सर असगर को कहिएगा चैप्टर 11 की कॉपी दे जाए मुझे, ठीक है जी, सब अच्छा है, और सब अच्छा है। ओके, मेरे ख्याल में सारी चीजें पूरी हो गई। समय आ गया है कैलकुलेशन का, समय। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बताएं कितनी बनती है, बताएं जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बताएं। सोल्यूशन देख के भी नहीं बता पा रहे, ये देखो ये हालात है इनके, 66 75 000, और ये बताएं 7 लाख। तो मेरे भाई दोनों हेड्स की इनकम्स कैलकुलेट हो गई और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो गई। कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत, यहां तक सब साथ है। अच्छा, अब अगर ये एओपी होती ना तो मैं यहीं पे टैक्स लगा देता, दोनों को सम करता और टैक्स लगा देता और बाद में डिवाइड करता। लेकिन सर सेक्शन 66 ने मुझे मना कर दिया कि ये तो प्रॉपर्टी है भाई, ये तो दोनों मिलके ओन करते हैं और शेयर्स डेफिनेट हैं, एसेटेनेबल हैं, तो आपने टैक्स लगा के डिवाइड नहीं करना बल्कि डिवाइड करके टैक्स लगाना है। तो सर डिवाइड करें, कासिम के अब्बा का, सॉरी कासिम के अब्बा नहीं, खाली कासिम, कासिम का कितना शेयर है, 75%, और तलहा का कितना है जी, 25%। जरा डिवाइड कीजिए दोनों को। भाई ने सॉल्यूशन देख के दस्ती दस्ती बता दिया 50,06,250, ये कासिम का हो गया, और तलहा 1668 ओ लेवल वाला बोला 1668.5 0.5 क्या होता है, 750। वो मैंने ओ लेवल वाले ने उर्दू मीडियम में ओ लेवल किया हुआ है, तभी इसके ये हालात है, तभी इसके ये हालात है, आधी बात पढ़ी नहीं जा रही। 1668,750, ठीक है जी। इसको भी डिवाइड करें, 75% कासिम और 25% तलहा, फरमाइए 5 25 और 1 75। ले जी, हमने टैक्स लगाने से पहले ही डिवीजन कर दी। एओपी होती तो टैक्स लगा के डिवीजन करते, चैप्टर 12 में सीखेंगे, लेकिन यहां पर इतनी बात सीख ली कि पहले डिवाइड अब करते हैं टैक्स। अब दोनों की टैक्सेशन अलग अलग। पहले कासिम, कासिम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग 1 से आ रही है, कितनी, 5,006,250, और कासिम की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग 2 से आ रही है, कितनी, ले जी, टोटल इनकम बन गई, नहीं बोलेंगे, बताएं कितना बनता है, टोटल करके बताएं। 5 सॉरी
5 हाँ 5 3 कैसे होता है? 5 5 3 1 ओके। सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस है और बोले कोई ज़कात कोई एनीथिंग? कुछ भी नहीं है। तो लेस करेंगे ज़कात या डिडक्टेबल अलाउंस निल और यही बन जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम 55 31 250। टेबल 1 लगाएंगे टेबल 2 लगाएंगे? टेबल 1 लगेगा, सैलरी तो है ही नहीं, तो सर टेबल 1 लगा के इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। ये तो हो गया कासिम। अब आ जाए तलहा पे। तलहा की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? वर्किंग 1 से निकली, ये देखें 1668750। फिर आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग 2 से, कितनी? वो आ गई 1,75,000। सर बताइए टोटल इनकम 1,843,750। एनी ज़कात और एनी डिडक्टेबल अलाउंस? नो, जीरो। और टैक्सेबल इनकम आ गई 1,843,750। टेबल 1 टेबल 2? टेबल 1 ही लगेगा, सैलरी तो है नहीं। ले जी, इनकी टैक्स, दोनों की टैक्स लायबिलिटी जरा मुझे कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। कासिम भी 1300.98 और 03.75। कासिम का कितना है जी? 13 लाख 13 लाख होगा। सोल्यूशन में देखो कितना है। 13 लाख 13,936। सोल्यूशन में कितना है? 13,936। 15,82,500। गलत कैलकुलेट किया मेरे भाई ने। ओके ब्रो, ओ ब्रो, ओके ब्रो, ओके। आखिरी काम करते हैं और चैप्टर खत्म। सफा नंबर 250 के आखिर में देखें लिखा है रेंट्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 1 और 2 पढ़ लें, 3 छोड़ दें। जी जज़ाकल्लाह। वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। जी सर, क्या हुआ एग्जाम्पल 1 को? एग्जाम्पल 1 खुद ही कर लीजिएगा, मैंने मुश्किल वाली तो करा दी है। क्या ख्याल है? वो तो आसान सी है जी। ऑल ओके? क्या आपने पेज 250 पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लिया? ओके, मुबारक हो पाकिस्तानियों। इसी खुशी में सफा नंबर 251 पे सवाल नंबर 5 है, बशीर एंड जमील, कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन ऑन द बोर्ड राइट नाउ। ओ ब्रो, सो मच अंग्रेजी। ये कॉपी पेस्ट है उस सवाल का जो कि अभी हमने बोर्ड पे किया है। तो मेरे ख्याल में जरा जुर्रत करके देखें होता है कि नहीं।
इसके अंदर सिर्फ एक ट्रिक है, वो देख लीजिएगा कि आपने घर जो है 1 सितंबर 2003 को किराए पे दिया है, लिखा हुआ है ऑन 1 सितंबर 2003 द हाउस वॉज लेट आउट एट एन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 65 लाख। सर याद रखिएगा कि ये 65 लाख 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2004 तक का रेंट है। एनुअल है ना, एनुअल तो 12 माह का होगा, लेकिन आपका साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून। तो आपको इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। बस ये एक नया पॉइंट है, करें देखें होता है कि नहीं। देखें 10 में से कितने नंबर आते हैं आपके। मार्च 2014 में सुबह 9:15 बजे ये बिजली गिरी थी, चौथी बिजली गिरी थी बच्चों के ऊपर। चौथा सवाल है ना ये, मार्च 2014 में। आप तब कौन सी क्लास में थे? प्रेप में थे? 3 में थे? 4 में थे। तब ये बिजली गिर रही थी आई कैप हाउस में। वो ऊपर सवाल नंबर 3 आपको नजर आ रहा है? ये बिजली मेरे पे गिरी थी। ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है जब मैं पेपर दे रहा था। कैसी लगी बिजली आपको? पता नहीं यार, याद भी नहीं अब तो। सवाल कर, दूसरों की बिजलियां देखता, शर्म नहीं आती। एक तो उर्दू मीडियम में ओ लेवल का रहा है, ऊपर से बातें करता है। जल्दी कर, जल्दी सवाल कर ले मेरे भाई, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, टाइम नहीं है। मैंने अगला चैप्टर भी शुरू कराना है, अभी सवाल नंबर 6 भी कराना है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है भाई, सिर्फ आपने 10 महीने पे करना है और बाकी दोनों में डिवाइड कर देना है, सेम कॉपी पेस्ट। जी मेरे भाई, जी जी, नहीं नहीं, इनको देखें, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप 65 लाख में से पहले 12 महीने की अदर सोर्सेज निकाल के अलग कर दें और दोनों को डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 65 लाख टोटल को ही पहले 10 महीनों पे कर लें और उसमें से 10 महीनों के अदर सोर्सेज निकाल लें। ये आपके ऊपर है। बताता हूं, ये देखिए, यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास पूरे साल का रेंट है 65 लाख। एक तरीका यह है कि पहले इसको 10 महीनों पे डिवाइड करें, कितना बनता है जी? सॉरी, 541। अब ये 10 महीनों का टोटल रेंट है और इसमें 10 महीनों की अदर सोर्स भी पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना। माइनस कर दें इसमें से 186 इंटू 10। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका यह है कि आप 186 इंटू 12 करें, वो बेवकूफी है वैसे। ये जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कर दें, ठीक हो गया। और फिर आप 65 लाख में से माइनस कर दें 186 इंटू 12 अदर सोर्सेज का पूरा, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कर दें। इट्स अप टू यू कि आपने अदर सोर्सेज को अलग करने के बाद डिवाइड करना है या पहले डिवाइड करके बाद में माइनस करना है, आपके ऊपर है, जैसे मर्जी कर लो, बस अलग अलग होने चाहिए दोनों। जी भाई, ऑल ओके, सब अच्छा है।
जी भैया, हो गया ये सवाल? थोड़ा सा है। थोड़ा सा रह गया है। सैटरडे को आपका चौथे और नौवें चैप्टर का टेस्ट है। ओके ब्रो, ठीक बोलेंगे? ओके। ओके। ऑनलाइन वालों जो सवाल कभी नहीं पूछते, 2 हफ्ते गुजर गए, एक सवाल नहीं आया ग्रुप में कभी, इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट है। सर आप सवाल नहीं कर रहे? थोड़ी सी जरूरत करें सर। नहीं नहीं करना, करें सर, करें, जल्दी करें, क्योंकि आपको पता है कि सवाल कोई भी हो, हाँ जवाब तो सिर्फ आई कैप ही है भाई। आप तो आई कैप। हाँ मुझे क्या लगा आई कैप से, मेरा तो पेपर पास हो गया। आप जाने आई कैप जाना क्यों सर? और किसी किनारे लगे हैं कि नहीं, डूब तो नहीं गए? बस टेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला है। तब माशाल्लाह तुम्हारे पे तो अल्लाह ही खैर करे। जी 65 लाख को पहले 10 महीनों में कन्वर्ट किया आप लोगों ने, वो बोले, और उसमें से फिर 1,86,000 इंटू 10 निकाल दिया, बस ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, बकाया जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उस पर 1/5 लगा दिए रिपेयर अलाउंस। ये 8,10,000 तो नहीं माइनस कर बैठे? इसको क्या किया 8-10 को? हाँ करना आता है इग्नोर में। इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया माइनस प्रॉपर्टी में से, और कलेक्शन चार्जेस का क्या किया? हाँ जी, लोअर ऑफ 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, या फिर 25,400, क्या लोअर आया? 25,400, बस 25,400 माइनस करें, प्रॉपर्टी आ गई। 75% बशीर साहब को दें और 25% जमील साहब को दें, तो प्रॉपर्टी सेग्रीगेट हो जाएगी। ये 6,600 10 साल महीने का या 12 महीने का? सर ये 65 लाख 12 महीने का है। ठीक है, इसको पहले 10 महीनों पे लेकर आना है और फिर उसमें से 10 महीनों की अदर सोर्सेज माइनस करनी है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जब आप इसको 10 महीनों पर लेकर आएंगे तो अदर सोर्सेज भी तो ऑटोमेटिकली 10 महीनों पे आ जाएगी। बस सवाल हो गया मेरे ख्याल में, 10 में से पता नहीं कितने नंबर आएंगे। आपको कितने चाहिए? कितना कहाँ से होगा? 5। पता नहीं क्यों पास नहीं होते, आधा पेपर गलत हो फिर भी पास हैं आप लोग, यही मतलब है ना 50% का। आधा पेपर गलत कर रहे हैं, गलत मलत गंद मारे हैं, फिर भी पास है, फिर भी पास नहीं होते। जी भाई चलें आगे, फिर हो गया सवाल? बस ठीक है, फिर हो जाएगा, बाकी घर से कराइएगा, कोई बात नहीं। ये कितना टाइम लगेगा? और 2-3 मिनट में हो जाएगा, और करें फिर 2-3 मिनट में कंप्लीट करें इसे, सोल्यूशन के साथ मैच करें और बताएं सब ओके है। जल्दी करें, इसके बाकी सवाल भी, मैंने 6ठा सवाल आपको कराना है, होमवर्क भी देना है, फिर 11वां भी शुरू कराना है। इसका भी चेकिंग FR 1 जैसी होती है कि चेकिंग FR 1 जैसी होती है? FR 1 की कैसे होती है? मतलब कि एक चीज़ गलत होगी तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, टेक्स्ट भी ऐसी है। हाँ तो सब जगह ऐसे ही है, जहाँ गलती हो गई वहीं पर सज़ा मिलेगी, आगे सज़ा नहीं मिलेगी। एग्जामिनर अम्मी थोड़ी है आपकी।
हर चीज़ में नींद आ रही है और को यूज़ कर मोबाइल, मम्मी भूख लग रही है और यूज़ कर फ़ोन, ऐसा नहीं होता। हो गया। आंसर मैच करो सोल्यूशन से, देखो टिच टैली हुआ है कि नहीं, वरना 2-4 टिच मैं तुम्हें करता हूँ। राउंड ऑफ से क्या मुराद है? पॉइंट वाला आ नहीं सकता वैसे, फिर इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त। आ रहा है 0.5 आ रहा है, अच्छा चले कर दे फिर राउंड ऑफ, कर दे 0.5 को, क्या अब मैं कहूँ। सोल्यूशन से मैच कर लें जी जिन लोगों ने सवाल कर लिया है, और अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताइए। ओके, टिच टैली 10/10, बकाया 40 नंबर रह गए पास होने के लिए। ऐसे ही है ना, 50 चाहिए होते हैं, हमने कौन सा 80-90 लेने हैं, 100 में से 100 लेने हैं। चलो कोई नहीं, इतना राउंड ऑफ का मसला होगा, खैर। चलिए जी, आइए सवाल नंबर 6 पे, जो कि आपको कल होमवर्क दिया था। 2002 में यह दुर्घटना पेश आई थी। ABC Associates owns a building which is on rent. The following information is available. Rent received from tenants 23 लाख, depreciation on building under third schedule to the ordinance 4 लाख, property tax 1 लाख, municipal local government taxes, agreements with tenants provide that tenant should pay the municipal taxes. Okay, टैक्स है मालिक का, लेकिन पे कौन कर रहा है? टेनेंट। ठीक है जी, कोई बात नहीं। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 6 लाख फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ द करंट ईयर। वो कहता है कि 23 लाख के अंदर 6 लाख रुपया जो रेंट है वो एडवांस है 3 सालों का। क्या हम एडवांस रेंट कंसिडर करते हैं? हम तो एक्रूवल कंसिडर करते हैं भाई, लेकिन इस 6 लाख के अंदर जो 3 साल का है, इसमें 1 साल ये करंट है और 2 साल अगले वाले हैं। तो सर करंट तो शामिल करना ही करना है, अगले 2 साल निकालेंगे ना, क्या ख्याल है? 4 लाख निकल जाएगा, 2 लाख पड़ा रहेगा अंदर ही। तो 23 लाख में से 4 लाख निकाल के 19 लाख को इसी साल में टैक्स करवाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके। ABC एसोसिएट्स फॉलो एक्रूवल, हमें पता है पहले से ही, और इसका इनकम ईयर है जुलाई। कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ABC एसोसिएट्स। चलिए जी, ये सवाल करने की जरूरत करते हैं। इस सवाल में सिर्फ एक अदद पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा सा तंग करेगा, बाकी तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, जलेबी की तरह। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, सबसे पहले चार्जेबल, पास्ट पेपर नंबर 6। सबसे पहले अगर रेंट की बात करें तो 23 लाख में से माइनस कर देंगे 4 लाख। क्यों किया माइनस 4 लाख? क्योंकि उसने नीचे बता दिया है कि 23 लाख के अंदर 6 लाख रुपया रेंट एडवांस का है 3 साल का, और उसमें 3 साल में से 1 साल ये वाला है और 2 साल अगले हैं। तो सर ये वाला तो शामिल करना ही है, तो 2 तो शामिल रहेगा ही। अगले 2 साल का जो 2-2 लाख रुपया यानी 4 लाख है वो माइनस हो जाएगा, वो अगले साल में टैक्स करेंगे क्योंकि हम एक्रूवल पे चलते हैं। वो ठीक है, वो ठीक, वो सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ? तो शक्लें तो सही बनाए। 19 लाख ऐसी ही है, 19 लाख। ठीक है जी, ओके ब्रो, ओके ब्रो। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं, सॉरी अभी नहीं, हो सकता है और भी कुछ आ जाए। डेप्रीसिएशन वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, कर दूं माइनस। वजह 15A में कहीं नहीं लिखा था कि डेप्रीसिएशन माइनस होगी। ओके, कहीं नहीं लिखा था, अगर लिखा था तो मुझे बता दें, ढूंढने के लिए आपके पास कयामत तक का टाइम है, ढूंढते रहे। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो सकता है? नहीं बोलेंगे, याद ही कुछ नहीं किया हुआ जी सर। ऊपर 4 लाख क्या हुआ जी? हाँ जी, हाँ जी, डेप्रीसिएशन सर, ये 4 लाख डेप्रीसिएशन वाला माइनस नहीं किया, ये 4 लाख माइनस किया है, नीचे 6 लाख देखें एडवांस में वसूल किया है। ये देखिए, ये 3 साल है भैया, पहला दूसरा तीसरा, ये 6 लाख इन 3 साल का है जो यहीं पे खड़े होके मिल गया हमें। अब यहां पे खड़े होकर अगर हमें मिला है, इस साल की हम टैक्सेशन कर रहे हैं, तो इस साल का तो 2 लाख शामिल करेंगे ही ना, लेकिन जो 2 साल का एडवांस में मिल गया इसको इग्नोर करेंगे
क्योंकि हम एक्रूवल पे चलते हैं। तो ये 4 लाख वो निकाला हुआ है जो इसमें शामिल है। अगले साल का टैक्स अभी क्यों पे करूं, अगले साल में जाके करूंगा। उसके बाद आ गया जी म्यूनिसिपल। हाँ यहां पे है ना जरा, एक बात तो तय है कि ये जो म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट टैक्सेस हैं ये खर्चा है, माइनस होने चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन सर एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, मेरे टेनेंट ने मेरे बिहाफ पे खर्चा कर दिया, खर्चा मुझे करना था, कर उसने दिया, आपको खुशी होगी? खुशी होगी ना। तो खुशी में एफबीआर का हिस्सा नहीं होगा? होगा ना। और वो हिस्सा उसको कैसे मिलेगा? इस 1 लाख को अपनी इनकम में ऐड करके। ये बात जहन में रखनी है आपने। अगर आपकी जिम्मेदारी आपका किरायादार पूरी कर रहा है तो सर वो आपकी इनकम है। ये 1 लाख मुझे पे करना था, ना, मैंने नहीं किया, उसने पे कर दिया। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि मैं उसको खर्चे के तौर पे माइनस भी कर रहा हूं, क्योंकि करना है, ये मेरा खर्चा है। जिम्मेदारी ओनर की होती है। अगर जिम्मेदारी ओनर की है तो सर पे भी उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं, टेनेंट ने पे कर दिया। तो आपका बेनिफिट नहीं हो गया, आपका फायदा नहीं हो गया, कि हुआ कि नहीं हुआ? तो सर इस 1 लाख रुपए को आप अपनी इनकम भी बनाएंगे। टैक्स पेड बाय टेनेंट ऑन योर बिहाफ। और आप खुद देखें, 1 लाख ऐड होके 1 लाख निकल गया, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल में भी देखें आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा है? उसी ने लाख दे दिया आपकी जेब से, तो ना कुछ आया ना कुछ गया, ऐसे ही है। तो देखें ये भी वही हुआ, लाख आके लाख माइनस कर दिया, जीरो हो गया, आपकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक आपने कानून याद रखना है कि अगर आपकी जिम्मेदारी कोई और पूरी करेगा तो वो आपकी इनकम बनेगी। ये बात हम इनकम फ्रॉम सैलरी में भी पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपकी जिम्मेदारी कोई और पूरी करेगा फाइनेंशियली तो वो आपकी इनकम बन जाएगी, ये हमारे कानून में है। तो अगर टैक्स मैंने पे करना था, पे टेनेंट ने कर दिया, तो ये हमारी इनकम बनेगा। बस इस सवाल में यही एक पॉइंट था। जिम्मेदारी तो हमारी थी, जिम्मेदारी तो मेरी थी। ओके चलें जी, बस हो गया सवाल पूरा। ये 20 लाख बन गया। माइनस करके बताएं कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती है? और रिपेयर अलाउंस तो बोलो ना, बोलते ही नहीं, बार बार भूल जाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। ये ले जी, आप बताइए। 1.4 मिलियन ब्रो, इतने पैसे मिल जाए ना, क्या ही बात हो, जिंदगी बन जाए हमारी। ले जी, किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन ब्रो? नहीं बोलेंगे? इसकी वजह से हमारा रिपेयर अलाउंस बढ़ जाएगा ना? किसकी वजह से? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हमारे तो बढ़ जाए, बढ़ जाए, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज हाउ इट इज। हम तो कानून फॉलो करेंगे, चाहे हमारा फायदा हो चाहे हुकूमत का फायदा हो। हम तो सच्चे लोग हैं, नेक और ईमानदार लोग हैं। हम तो टैक्स यही सोच के पढ़ रहे हैं। और ठीक है, अच्छा 7वां और 8वां ना कल डिस्कस हो गया था, ये आप लोगों ने कर लिया है? इसमें से एक सवाल ना मैं आपको कल करा दूंगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। आज आपने 9वां सवाल करके आना है, अमीरुद्दीन। 10वें का ए मैंने करा दिया था कल, 2 आपने कर लेना है और 14 आपने कर लेना। बस ये 3 सवाल ही हमारे रह गए हैं, इंशाल्लाह ये कल हम कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 और क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 सवाल आप कल करके आइएगा। कल इंशाल्लाह इनको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारे ये इस चैप्टर के भी पास्ट पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाएं। और ठीक है, नहीं बोलते नहीं है, पता नहीं क्या क्यों, क्या कोई परेशानी है, कोई दुख गलती होगी सीए में आके, फिर क्या मसला है? रिजल्ट की टेंशन है क्या? ये जो पढ़ रहे हैं इसकी टेंशन है? क्या टेंशन है जिंदगी में? रिजल्ट तो 8-10 लोगों का है, बाकी को क्या टेंशन है? क्या मसला है सर? आपको कोई परेशानी है? पड़ोसी कोई टेंशन है सर? उन 8-10 लोग, बाकियों को उन 8-10 लोग, ओ यार, अच्छा
भाई है हमारा, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारा भी रिजल्ट है, 3 पेपर दिए मैं तुमने, शर्म नहीं आती? 4 पेपर तुमने दिए हैं, अब 3 दे रहे हो, फिर 1 दोगे। अब पक्का नहीं पता ना, अगर ये चारों हो जाते तो फिर 4। अच्छा अगर 4 में से 2 गए फिर? वैसे प्लानिंग हमेशा बुरे टाइम की होती है, अच्छे टाइम की कभी किसी ने सोचा मेरे पास 50 अरब आ गए तो क्या करूंगा? नहीं, मेरे पास 1 टका ना हुआ फिर क्या करूंगा? प्लानिंग होती बुरे टाइम की है। चारों पेपर पास हो गए तो ये करूंगा, कभी नहीं सोचा यार अगर चारों ही पास हो गए फिर क्या करूंगा? प्लानिंग हमेशा बुरे टाइम की होती है। तो मैं नहीं कह रहा, वैसे एग्जाम्पल दे, ठीक है जी, ओके। डरा रहे हैं, साथ वाले से 1 मिनट गुफ्तगू करें और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आते हैं। हो ब्रो, चैप्टर पे चैप्टर खत्म हो रहे हैं। जल्दी करने यार, टाइम नहीं है, जल्दी गुफ्तगू करने साथ वाले से। जब मेरे 4 पेपर क्या हुआ था, पास हुए थे तो आपने क्या ट्रीट दी थी? आपने क्या ट्रीट दी थी? उस वक्त रवाज नहीं होता था ट्रीट का, उस वक्त ये बर्गर पिज्जा नहीं होते थे, नो फास्ट फूड, बट लाइक वो भी नहीं होता था, चंद एक रेस्टोरेंट होते थे, बड़ा अच्छा दौर था। अब तो पता नहीं गंद मच गया हुआ है, आप लोगों ने आके बड़े घर कर दिए सब जगह जी। उससे हम वापस करेंगे, डिपेंड करता है, असल में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो पे करेगा, लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं कर सकते, अगर कर भी लेंगे तो ठीक है कर लिया आपने, लेकिन इनकम तो आपकी बनेगी, ठीक है, तो वापस करेंगे उसे। एक डिडक्शन पे ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। नहीं ये मुझे समझ नहीं है कि एक डिडक्शन पे टैक्स दे दिया। हाँ जी, उसने हमारे बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। मिसाल के तौर पे ब्ला 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 ब्ला, हाँ, घर का खर्चा चलाना मिसाल के तौर पे वालिद साहब की जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी जेब से अंडे ब्रेड ले आए 500 रुपए के, अब क्या आपके वालिद साहब ये मान लेंगे कि जी ये 500 जो है ये तुमने ही किया है? आप उनसे या तो वापस लेंगे, तो वालिद साहब का वो खर्चा बन गया, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वालिद साहब कहेंगे चल फायदा हो गया, जान छूटी, 500 वालिद साहब का बेनिफिट हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी, पे आपने कर दी, बेनिफिट हो गया वालिद साहब का, तो वो बेनिफिट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में चलता है, और ये आपको सैलरी में बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय जो है उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर कोई खर्चा कर देगा, जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, लेकिन लॉ मेकर एम्प्लॉयर के किए जाने वाले खर्चे को जो उसने एम्प्लॉय के बिहाफ पे किया होगा वो ऐड कर देगा सैलरी के अंदर। तो सैलरी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, पता नहीं आप लोग आते हैं रिजल्ट के बात करें, अल्लाह खैरी करे। आपकी बात ही जेनेरिक जेनेरिक टैक्स तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, जेनेरिक टैक्स तो पढ़ना ही पढ़ना जेनेरिक बात करो, ठीक है। टैक्स वैसे अगली दफा ना सारा चेंज हो जाना, ये मैं आपको बता दूं, अन्यवा चेंज हो जाना इस दफा, मुझे फीलिंग आ रही है। है। पिछली दफा भी इस तरह ही चले जी आ जाए सफ़ा नंबर 282 पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शुरू करते हैं। इस दफा तो नाम भी चेंज कर दे किताब, किसका? बुक्स के नाम भी ओ दफा कर, नाम से क्या होता है? तुम्हारा नाम मैं यहाँ पे जेम्स बॉन्ड रख दूं तो तुम जेम्स बॉन्ड बन जाओगे यार, अजीब। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन, सर रिसीव्ड लिखा है रिसीवर लिखा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैश बेसिस है। एक तो ये बड़ा मसला है, आधे हेड्स एक्रूवल है आधे कैश है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, याद आप नहीं करना है, मैंने थोड़ी करना है। और ये बात ना हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दूसरे और तीसरे पॉइंट में पता भी लग गई थी। कहाँ पे भला? वो जो प्लांट एंड मशीनरी के साथ दी थी बिल्डिंग, अदर सोर्सेज थी ना, वहां पे भी रिसीव लिखा हुआ था। फिर यूटिलिटीज अमेनिटीज वाली बात, वहां पे भी रिसीव लिखा हुआ था, तो वहां पे ही हमें भिनक पड़ गई थी कि अदर सोर्सेज इज कैश बेसिस। सो इनकम ऑफ हर तरह की आपने रिसीव की एक टैक्स ईयर में, इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड, अगर ये किसी और हेड में नहीं जाएगी, shall be chargeable to tax under the head income from other sources,
फिर आप इसको अदर सोर्सेज में लेकर आएंगे और ब्रैकेट में लिखा है अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अगर किसी वजह से हुकूमत ने उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया फिर ना लेके जाइएगा अदर सोर्सेज में, अदरवाइज वो अदर सोर्सेज में जाएगी। किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन ब्रो? अच्छा, अदर सोर्सेज का क्राइटेरिया ना बस यही है, अगर वो सैलरी नहीं है, अगर वो बिजनेस नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो कैपिटल गेन नहीं है, तो अदर सोर्सेज। अब प्रैक्टिकली तो इसमें हज़ारों लाखों इनकम्स आ सकती हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अंदर या आपके कोर्स के अंदर ना उसने शराफत से नीचे ना कुछ एग्जाम्पल्स दे दी हैं, तो पेपर में आपको बस यही वाली आएंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी। मतलब मैं अगर एक बात करूं, एक इंसान का काम है शादियां कराना और वो शादियों पे पैसे वसूल करता रहता है, तो अदर सोर्सेज है, लेकिन यहां पे कहीं नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कुछ और चीजें भी होंगी, लेकिन आपके लेवल पे आपके कोर्स में बस ये जो चीजें लिखी गई हैं इन्हीं में से सवाल किया जाएगा। तो ठीक है, नहीं बोलते नहीं है। ठीक है। डब्बा लिखा है फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया, जरा इसे पढ़ लें, ये आपके समझाने के लिए है। जनाब, ये क्या होती हैं सर? नॉर्मल टैक्स रजीम होती है जिसमें टैक्स इनकम माइनस चार्जेबल माइनस एक्सपेंसेस पे लगता है, जबकि फाइनल टैक्स रजीम में टैक्स जो है वो ग्रॉस के ऊपर लगता है, यानी खर्चे माइनस करने से पहले। नॉर्मल टैक्स रजीम के टैक्स रेट्स हैं टेबल 1 और टेबल 2, फाइनल टैक्स रजीम के अपने ही अलग से टैक्स रेट्स हैं। तो अभी तक हमने एक फाइनल टैक्स रजीम की इनकम पढ़ी है डिविडेंड, अभी इस चैप्टर में एक और पढ़ लेंगे। ये फर्क है दोनों में, तो टैक्स लगाने के तरीकों में फर्क है। ओके, चलिए जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? तो क्राइटेरिया आप सबको समझ आ गया? अगर क्राइटेरिया में कोई मसला है तो बताइए जी। हाँ बस ठीक है, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसको फिलहाल ना अभी 2 मिनट साइड पे कर दें, हम इसको बस ठीक है साइड पे कर दें, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। लो जी, पहले ही डिविडेंड आ गया, पहला ही जलसा जानलेवा साबित हुआ, पहले ही जलसे में गोली बज गई। डिविडेंड, सर डिविडेंड तो हमने देखा था कि एफटीआर है, ये यहां क्या कर रहा है भाई? ये याद रखिएगा, डिविडेंड आपको 2 जगहों से मिल सकता है, एक पाकिस्तानी कंपनी से, एक फॉरेन कंपनी से। अगर आपने होंडा, टोयोटा, सुजुकी पाकिस्तान के शेयर खरीदे और आपको उससे डिविडेंड मिल गया तो वो तो एफटीआर है, यहां पे फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गूगल के, एप्पल के, टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए तो वो फॉरेन डिविडेंड है, वहां से आपको बाहर से डिविडेंड आएगा, वो यहां पर आके फॉल करेगा। तो याद रखिएगा, फॉरेन सोर्स डिविडेंड एनटीआर है और पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड एफटीआर है। और ये बात नीचे डब्बे में भी लिखी है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल is already covered under section 5 as FTR income. However, if dividend received is foreign source income, it is chargeable under the head income from other source. क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो पेपर में ध्यान रखिएगा कि कंपनी पाकिस्तान की है या बाहर की है। ठीक है, कैसे पता लगेगा कंपनी पाकिस्तानी है कि बाहर की है? अगर शौकत, बशीर, सगीर, अरशद नाम होगा कंपनी का तो पाकिस्तानी होगी। अगर कोई स्मिथ, जेकब, इस तरह की कंपनी होगी तो बाहर की होगी। ये चेक करेंगे आप? ओ नहीं भाई, वो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, या तो कंपनी के साथ लिखा होगा LLP, LLC, ये बाहर की कंपनीज के साथ ना ये वर्डिंग होती है, LLP होता है, PLC होता है, LLC होता है, इस तरह करके होते हैं। या वो आपको कोई और इस तरह की इंडिकेशन देगा जिससे आपको पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी कंपनी है या बाहर की कंपनी। वो ठीक है, वो सही है, फिर परेशान बैठे, पता नहीं क्या टेंशन है। पनामा क्यों, तूने क्या करना? चले जाएंगे तो ये तो कर, ये हो नहीं रहा तो पनामा जाना तूने। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है?
वो याद है वो ऑथर का पॉइंट पड़ा था, ऑथर को किताबें बेचने पे जो पैसे मिलते हैं दैट इज रॉयल्टी, और इसकी डेफिनेशन चैप्टर 5 में भी है रॉयल्टी की, बेशुमार चीजें आती हैं इसके अंदर। फिलहाल आसानी के लिए समझ लें कि ऑथर जो किताबें बेचने पे पैसे वसूल करता है वो रॉयल्टी है, और वो उसकी इनकम फ्रॉम, अच्छा अगर उसका काम ही किताबें बनाकर बेचना है, लिखकर बेचना है सॉरी, फिर भी अदर सोर्सेज, यस फिर भी अदर सोर्सेज, उसको बिजनेस नहीं कहना। ये बात आपको बताई थी कि अगर एक बंदे का काम ही घर बनाकर किराए पे देना है तो उसको बिजनेस नहीं कहना, वो प्रॉपर्टी में ही जाएगा। एक बंदे का काम ही शेयर्स बेचना है, बिजनेस में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन डेट, ये क्या होता है? कर्जे के ऊपर मुनाफा, इंशाल्लाह 12%, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह होती है, इंटरेस्ट इनकम ही है। लेकिन आपको बताया था ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट यूज़ नहीं करते। तो बहरहाल इसकी बात भी ना इस चैप्टर के एंड पे आ रही है, प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। इसकी टैक्सेशन भी ना बड़ी अजीब सी है, वैसे आप भी सारे अजीब से ही हैं तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। आगे चलते हैं। ओके ब्रो, लेट्स अज्यूम मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती थी 100 रुपया, याद है कैलकुलेट की थी एक न्यूमेरिकल में, लेकिन किसी वजह से मैंने हुकूमत को पे कर दिए 140 रुपए, तो सर 40 रुपए हुकूमत मुझे वापस देने की पाबंद है। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 18 में जाके फुल लेंथ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हमें ये चीज नजर आएगी कि टैक्स बनता कम है लेकिन हमने पे ज्यादा कर दिया हुआ है। ओके, अच्छा अब होगा क्या? आपके कानून में एक मुद्दत लिखी है, एक टाइम ड्यूरेशन लिखी है, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने हुकूमत ने आपको ये 40 रुपए वापस करने होते हैं। ठीक है, अगर उस मुद्दत के दौरान हुकूमत वापस ना करे, बात उससे आगे चली जाए, गल वध जाए, तो फिर क्या होगा? हुकूमत उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगी। यानी कि हो सकता है कि हुकूमत आपको 40 ना दे बल्कि 50 रुपए दे दे। नहीं दे देती है हुकूमत, आपकी हुकूमत बहुत अच्छी है। ओके, तो 50 रुपए आपको मिल जाए। सर 40 तो आपके रिसीवेबल थे, 40 तो आपके रिसीवेबल थे, ये ऊपर वाले 10 के हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसीलिए उसने सी में लिख दिया एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। किसी भी टैक्स लॉ के तहत अगर आपका रिफंड डिले हुआ और उस डिले रिफंड की वजह से आपको इजाफी पैसे मिल गए, तो इजाफी पैसे क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर यही बात है कि अगर 40 का रिफंड था, हुकूमत ने 50 दे दिए, कितने दे दिए? 50 दे दिए, तो वो 50 के अंदर जो 10 है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और बात समझ आती है कि पहली भी जाती है? डब्बा पढ़े, ये डब्बे आपके कोर्स में नहीं है, ये डब्बे सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं। पढ़ें जी डब्बा, अंजुम साहब हैं डब्बे के अंदर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। आपको तो नहीं पता होगा, नहीं पता, ये शेर आप लोगों नहीं पढ़े हुए? नहीं पढ़े? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आगे क्या था? मेरा भाई लाखों में एक, ओए होए होए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, ईद के दिन मेरे दोस्त को चूहे ने काटा। अजीब फजूल फनकारियां, पता नहीं क्या। आपको क्या पता, आप लोग तो व्हाट्सएप वाले लोग हैं। ईद मुबारक ब्रो, विशिंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल ईद ब्रो। हम ईद कार्ड बनाते होते थे यार, ओए होए, बाजार से खरीद जाते थे, खरीद के लाते थे। आपने देखा ही कुछ नहीं दुनिया में, ओए होए, फारग लोग हैं आप सारे, फेसबुक व्हाट्सएप पता नहीं क्या। आपको क्या पता वो क्या खुशी होती थी, बाजार जाना, ईद कार्ड लेकर आना, छपवाना ईद कार्ड स्पेशली, फिर उनको एनवेलप में बंद करना, फिर उसके ऊपर सारे एड्रेस लिखना, प्रिंट करना, फिर उसके ऊपर पोस्ट की टिकटें लगाना, टिकटें लगा के फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करा के आना, और 4 दिन बाद सबको कॉलिंग करके पूछना लब गया कि नहीं लबा, मिल गया कि नहीं मिला, वो ईद मुबारक। और आप लोगों ने खुशी नहीं देखी, पूरा पूरा दिन लग जाता था हमें, ये एक्टिविटीज़ होती थी हमारी। आप लोग, एक मैसेज किसी ने भेजा, बड़ी मुश्किल अंग्रेजी आपको भी समझ नहीं आई, आपने कहा ये मैसेज अच्छा है, ये सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, वही पूरी लिस्ट को फॉरवर्ड करके दी ईद मुबारक। जी पता बात है यार, ये भी कोई खुशी है यार? कोई हाल नहीं। ऐसे स्टॉल लगते होते थे, ईद कार्ड खोलते थे, म्यूजिक बोलता था, ऐसे भी ईद कार्ड होते थे, वो हम देते थे स्पेशल दोस्त को किसी। हाँ सही कह रहा हूँ, वो पूरा 10 रुपए का मिलता था उस वक्त। वैसे 2-3 रुपए के ईद कार्ड होते थे, वखरे 10 रुपए का होता था।
ऐसे खुद तो म्यूजिक बोलता था। क्या तीसरी छोड़ यार, दफा कर, सवाल पूछ तू सवाल पूछ रहा था। पीएसएल की जो मैन ऑफ द मैच पीएसएल का जो मैन ऑफ द मैच है उसके उसको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये इसमें आएगा। पॉइंट नंबर एच क्या लिखा हुआ है? प्राइज विनिंग्स, लॉटरियां, पता नहीं क्या क्या, उधर आएगा अदर सोर्सेस। ठीक है, प्राइस बोल आ रहे हैं अभी उस तरफ ही आ रहे हैं, प्राइस बॉन्ड सारा कुछ उधर आ रहा है, एच में आ रहा है। आपने ये डब्बा पढ़ लिया सीसी के नीचे जो लिखा हुआ है? डी पढ़े? ओ याद आया कुछ? याद है वो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई थी, नवाज शरीफ साहब का एक्सपेंस हो गया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लेकिन जरदारी साहब की इनकम बन गई थी। तो ग्राउंड रेंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी भाई, अगर आपने किसी को ओपन प्लॉट रेंट पे दिया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी को बिल्डिंग किराए पे दी तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने किसी को ओपन प्लॉट किराए पे दिया और उस शख्स ने उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली, तो फिर जो आपको पैसे मिलेंगे वो प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि अदर सोर्सेज है। तो थोड़े से तब्दीली से ना टैक्सेशन बदल जाएगी। तो अगर खाली प्लॉट दिया हुआ है वो तो प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उस शख्स ने प्लॉट के ऊपर कोई बिल्डिंग बना ली तो फिर जो आपको पैसे देगा, जो किराया देगा, वो प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ग्राउंड रेंट है और अदर सोर्सेज है। और बात समझ आ रही है? और याद रखना पेपर में छोटी छोटी बातें, पता लगे प्रॉपर्टी को अदर सोर्स बनाया हुआ, अदर सोर्स को प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, वो भी फिर आपके पास को फेल बना देगा, फिर ना कहिएगा मुझे। ओके, डब्बा पड़े नीचे, वसीम अकरम एंड शाहिद अफरीदी। इट्स शाहिद और शाहद? शाहद होता है कि शाहिद होता है? शाहिद होता है। वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी की एग्जाम्पल पढ़िएगा, जल्दी करें यार, टाइम नहीं है, मैं 11 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है जी, सब अच्छा है? ओके, पॉइंट ई पे आए, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ ए लैंड और अ बिल्डिंग। सर बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। एक भाई साहब का नाम है भुट्टो, बिल्कुल, ये बिल्डिंग है जी, जो नाम लिया साथ ही वो आ गया जिसका सब कुछ। ओके, ये क्रिसेंट कॉलेज है जी, कल मुझे पता लगा इसको सीसीए भी बोलते हैं, तो मैं वही लिख देता हूं। तो सर ये कॉलेज है, अब भुट्टो इस कॉलेज का ओनर है, सॉरी भुट्टो साहब इस कॉलेज के ओनर है। ओके, इस कॉलेज के ओनर है। सर ये कॉलेज भुट्टो साहब को रेंट देता होगा? बिल्कुल देगा। और ये रेंट मिसाल ले लेते हैं 1 लाख रुपया, क्या ये 1 लाख भुट्टो साहब की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? इसमें तो कोई मसला नहीं है, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, कॉलेज वालों ने सोचा 2 बजे के बाद हम तो चले जाते हैं, बिल्डिंग होती है खाली, हम ना ये बिल्डिंग 2 बजे के बाद किप्स कॉलेज को दे देते हैं, वो यहां पे आके एकेडमी खोल लें, और किप्स कॉलेज वाले अब क्रीसेंट कॉलेज को पैसे दिया करेंगे। बात समझ आ गई? सबलेट हो गया, सबलीज हो गया। अब ये 1 लाख तो भुट्टो साहब को जा रहा है जो कि ओनर है, उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो 60,000 क्रिसेंट कॉलेज को जा रहा है ना, सब लीज करने की वजह से, ये क्रिसेंट कॉलेज की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये वही बात है कि आप लोगों ने अपने हॉस्टल के ओनर से कमरा किराए पे लिया है 20,000 पे, और आप उनको 20,000 पे करते हैं, वो उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन आप कहते हैं यार सारा दिन तो मैं बाहर होता हूँ, कॉलेज होता हूँ, एक काम करता हूँ, किसी गार्ड को कहता हूँ मुझे 5,000 रुपया दिया कर, दिन को तू यूज किया कर कमरा, दिन को तू, मैं तो होता नहीं, तिया आपने सबलीज कर दी, और ये जो 5,000 आपको मिला ना सबलीज करके, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, तो रेंट फ्रॉम द सबलीज ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग, अगर आपने फर्दर किसी को सबलीज कर दिया कोई भी जमीन या कोई भी बिल्डिंग, तो उससे पैसे जो आपको मिलेंगे वो आपकी अदर सोर्सेज है। ठीक होगी बात? नीचे पढ़ लें डब्बा। सर अगर सीसीए वाला भुट्टो साहब कहेंगे सीसीए वालों 8 बजे से लेकर 1 बजे तक तुम लोगों ने रहना है। अगर भुट्टो साहब गए, नहीं फिर नहीं,
अगर भुट्टो साहब ने आपको 8 से 2 तक कॉलेज दिया हुआ है और 2 के बाद किप्स को दिया हुआ है, फिर ये भुट्टो साहब डायरेक्ट ओनर इन्वॉल्व हो गए, फिर ये सब लीज नहीं है, फिर ये दोनों पैसे भुट्टो साहब के पास जा रहे हैं, वो तो प्रॉपर्टी है। यहां पे सीन क्या हो रहा है, टेनेंट आगे फर्दर किसी को दे रहा है, तो भुट्टो साहब इन्वॉल्व नहीं होंगे इसके अंदर। अगर भुट्टो साहब इन्वॉल्व हो गए फिर तो इनकम ऑन प्रॉपर्टी हो गई। तो ठीक है, कोई सवाल? एफ पढ़े, खुद पढ़े एफ। हो पढ़ा हुआ लग रहा है, कहीं पे पढ़ा लग रहा है ना, पढ़ा। मैं कहता हूं सीए हो नहीं रहा, एफ ए कर लेते हैं, पढ़े एफ ए, ये भी पढ़ा लग रहा है, ऐसे ही है। तो सर ये रेपिटिशन है उसकी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? भाग जाए। अल्लाह हाफिज।